हेलो, मैं हूँ ज्योति मदेसिया। आज हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे, जिसका मतलब होता है अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब अगर देखा जाए तो गर्भकाल पूर्ण होने से पहले अनचाहे गर्भ की स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता समापन के नाम से जाना जाता है, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जाना जाता है, जिसे हम शॉर्टकट्स में MTP कहते हैं। अगर MTP को अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से इसे उत्प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। इसके द्वारा स्त्री के गर्भधारण करने के बाद 3 माह से पूर्व के भ्रूण को गिराना MTP का उपयुक्त माना गया है। यह कार्य केवल योग्य चिकित्सक द्वारा ही कराना चाहिए और बार बार गर्भपात कराने से स्त्री का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। अतः जन्म नियंत्रण के अन्य विधियों को अपनाना अच्छा है। भारत सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो सन 1971 में इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधों के साथ कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य गैर कानूनी तथा मादा भ्रूण हत्या को रोकना है, जिससे स्त्री और पुरुषों का लिंगानुपात कम होता जा रहा है। अगर ऐसे ही हम अबॉर्शन कराते रहेंगे, फीमेल को हटाते रहेंगे माँ के गर्भ से, तो आने वाले समय में लिंग अनुपात जो सेक्स रेशियो है फीमेल का, वो दर प्रतिदर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में अगर देखा जाए तो लड़कियों के प्रति लड़कों को उच्च प्रेरणा दिया जा रहा है, यानी कि लड़कों के चाह में लड़कियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और अबॉर्शन किया जा रहा है, उल्पभेदन किया जा रहा है। और ऐसा ही किया जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि सेक्स रेशियो जो फीमेल का है वो घटता चला जाएगा। चिकित्सीय सगर्भता समापन का जो प्रमुख उद्देश्य है अनचाहे गर्भ का समापन है। असुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक विधियों की असफलता, बलात्कार तथा गर्भाशय में पलने वाले शिशु में होने वाले रोग से माता या भ्रूण दोनों की जान का खतरा आदि दशाओं में अनिवार्य है। हम वैसे ही MTP नहीं करा सकते हैं। अगर कोई माँ को तकलीफ़ है 9 मंथ तक उस बच्चे को कैरी करने में, या बच्चे को कोई तकलीफ़ है, यानी कि बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, पटाओ सिंड्रोम हो गया, तो आदि उन परिस्थितियों में हम MTP करा सकते हैं। वैसे स्थितियों में MTP कराना हमारे लिए ठीक नहीं होता है। यानी कि अगर देखा जाए जो बच्चा आने वाले समय में अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके लिए MTP कराना सही होता है। या माँ को कैरी करने में बच्चे को कोई तकलीफ़ हो रही या माँ की जान को खतरा है, तो उस पर स्थिति में हम MTP करा सकते हैं। वैसे MTP हमारे कराने के लिए सही नहीं है। अगर विश्व में देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए MTP की मुख्य भूमिका है। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 4 से 4.5 करोड़ MTP कराए जाते हैं, जो कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। वास्तव में अगर देखा जाए तो चिकित्सीय सगर्भता समापन की जनसंख्या को घटाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु इसका उद्देश्य नहीं है कि हम हर साल बच्चे को हटाते जाएं और अपने जनसंख्या को कंट्रोल करते जाएं। जनसंख्या का कंट्रोल करना, इसे कोई लेना देना नहीं है। हमें MTP को कानूनी मान्य देना चाहिए अथवा नहीं, यह बहुत से देशों में बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे के साथ अगर देखा जाए तो हमारा भावनात्मक, हमारा नैतिक, हमारा धार्मिक, हमारा सामाजिक पहलू भी इससे जुड़ा हुआ है। MTP के दुरुपयोग को रोकने के लिए अगर देखा जाए तो अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोका जाना चाहिए। सगर्भता समापन जो होती है, जिसे हम MTP कहते हैं, अनचाहे सगर्भताओं से मुक्ति पाना, चाहे वो फिर लापरवाही तरीके से की गई हो, या असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो, या संभोग के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहना, या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण भी हो सकते हैं। उस स्थिति में हम MTP करा सकते हैं। या विशेष कोई बच्चे को क्रोमोसोमल डिजीज़ है तो उस सप्ताह में हम MTP करा सकते हैं। सगर्भता में अगर देखा जाए तो 12 सप्ताह की अवधि में कराए जाने वाला जो गर्भपात है वो अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा सकता है। इसके बाद यह बहुत संकटपूर्ण एवं घातक भी हो सकता है। ज़्यादातर चिकित्सीय सगर्भता समापन, जिसे MTP कहते हैं, गैर कानूनी रूप से अयोग्य नीम हकीमों एवं दवाइयों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं। हमें इसका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें नीम हकीम और उल्टी पुल्टी दवाइयों का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे महिला के स्वास्थ्य और उसके बच्चे को भी क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। यानी कि अगर देखा जाए MTP के चक्कर में अतिरिक्त शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्पभेदन
का दुरुपयोग उच्च स्तर पर हो रहा है। यानी कि एमटीपी हम उल्बेदन करा रहे हैं और उल्बेदन के नाम पे हम एमटीपी का नाम लिया जा रहा है। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। दंपति को अगर देखा जाए तो मादा भ्रूण का पता लगने पर शीघ्र ही एमटीपी करा लिया जाता है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक हो जाता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जनसंख्या में लिंग अनुपात में अंतर आ जाएगा, जो सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं रहेगा। अगर देखा जाए तो उल्बेदन और एमटीपी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी कि वह तकनीक जिसमें जन्म से भ्रूण तक के स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना को ज्ञात करने के लिए अध्ययन किया जाता है, उसे उल्बेदन या एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। यानी कि गर्भाधारण करने वाली माता के गर्भ में भ्रूण के चारों ओर पाए जाने वाली द्रव को एमनियोटिक द्रव कहते हैं, तथा इसके चारों ओर पाई जाने वाली जो गुहा होती है एमनियोटिक गुहा कहलाती है, जो गर्भ एमनियोटिक गुहा में तैरता रहता है, जो भ्रूण को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। वहीं से क्या किया जाता है कि इंजेक्शन की सहायता से मादा के गर्भाशय से द्रव को निकाल लेते हैं। उसमें उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन कल्चर करने के बाद इसमें गुणसूत्रों का निरीक्षण करके विकसित होते हुए भ्रूण की असामान्यताओं का अध्ययन करते हैं। इस विधि द्वारा गर्भावस्था के शुरू में ही गर्भ की उपापचय अवस्थाओं की जानकारी हो जाती है। इसे गर्भघातक रोग या गंभीर अव्यवस्थाओं से ग्रसित या गर्भ को गिरा दिया जाता है, जिसे हम अबॉर्शन कहते हैं। यानी कि लोग एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया को करा रहे हैं और नाम दिया जाता है एमटीपी, जो कानूनी रूप से क्या है, बैन है, जो भारत सरकार ने 1971 में इसे बैन कर दिया गया है। यानी कि इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण के लिंग की जांच के लिए भी किया जाता है, जो गैर कानूनी है। मादा के भ्रूण में मादा में होने वाले पता चलने पर अधिकतर गर्भपात करा दिया जाता है। जैसे ही हम जानते हैं कि मादा भ्रूण में मादा होने वाली है, यानी कि किसी मादा का विकास होने वाला है, तुरंत हम एमटीपी करा लेते हैं। यानी कि हम एक टेस्ट करा रहे हैं जिसे हम एमनियोसेंटेसिस कह रहे हैं, लेकिन नाम दे दिया जाता है एमटीपी का, जो एक दंडनीय अपराध है। अतः भारत सरकार, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ग्रीनाइटर डायग्नोस्टिक तकनीकी एक्ट 1994 में लागू किया गया है। इसके अनुसार सभी आनुवंशिक सुझावों केंद्रों और प्रयोगशालाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है, तथा इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। एमनियोसेंटेसिस की क्रियाविधि को निम्न 3 चरणों द्वारा समझ सकते हैं। यानी कि पहला जो चरण है लगभग 20 ml उल्ब द्रव, जिसे कोशिका सहित मादा के उदर से निकाल दिया जाता है। सेकेंड में क्या होता है कि इस द्रव का अपकेंद्रण किया जाता है। और तीसरे चरण में क्या होता है कि कोशिकाओं का लिंग परीक्षण के लिए जांचते हैं तथा शुद्ध डीएनए का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि अगर टोटल देखा जाए बच्चों, ये जो एमटीपी है इसका पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि हर साल जो 4 से 5 करोड़ जो जनसंख्या को हटाई जा रही है, ये पॉपुलेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि एमटीपी कराना, उल्बेदन कराना, ये आने वाले समय में मादा और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है। इसे हमें जितना अपने आप को बचा ले वही उतना ही बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।